नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी सिंह आपका स्वागत करता हूं द चैंपियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। दोनों ही जो टॉपिक हैं वो यूपीएससी के फेवरेट लिस्ट में रहे हैं। यूपीएससी अक्सर पूर्व में इन पे क्वेश्चन फ्रेम करता रहा है। पहला जो टॉपिक है हमारा वो गवर्नमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड है और दूसरा जो टॉपिक है वो है फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड। पहले टॉपिक पर हम लोग आते हैं। पहला टॉपिक हमारा है प्राइम मिनिस्टर धन्य धान्य कृषि योजना। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही कहा था कि हमें अपने जो किसान हैं उनकी जो इनकम है उसको डबल करना है। उसी के पर्सपेक्टिव में ये स्कीम चलाई गई है। बेसिकली ये 100 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स को फोकस किया गया है जिनमें लो यील्ड्स हैं, मतलब पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, वाटर स्कैर्सिटी जोन है, लिमिटेड रिसोर्स एक्सेस है और इस वजह से वहाँ के जो एग्रीकल्चर में लगे हुए फार्मर्स हैं उनकी स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसका एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। दूसरा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करना। तीसरा है पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टोरेज कैपेसिटी, इनको पंचायत और ब्लॉक लेवल पे डेवलप करना। चौथा है इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और वाटर के सूटेबल यूज़ को बढ़ाना। और अंतिम जो इसका टारगेट है वो है एग्रीकल्चर क्रेडिट को फार्मर्स तक, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट्स को फार्मर तक उसका एक्सेस प्रोवाइड करना। तो इसके जो कुछ साइलेंट फीचर्स है, यूपीएससी कई बार इनके साइलेंट फीचर्स को ऑप्शन में डाल देता है। तो पहला साइलेंट फीचर इसका ये है कि ये 24 करोड़ एनुअली इस पे खर्च होंगे और ये 6 साल तक स्कीम चलेगी। मतलब 2025 से शुरुआत हुई, 2031 तक ये स्कीम चलेगी। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये बेसिकली 3 टियर पे इसका मॉनिटरिंग होगा। पहला, एक नेशनल लेवल पर ओवरसाइट बॉडी बनाई गई है। फिर स्टेट लेवल पर नोडल कमिटीज़ बनाई गई हैं जिसके जो हेड होंगे वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में डिस्ट्रिक्ट धन्य धान्य समितियां बनाई गई हैं और ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटियां बनाई गई हैं यही इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। तो देख लेते हैं कि पूर्व में चली आ रही जो 36 एग्रीकल्चरल स्कीम्स थी जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी शामिल थी, प्राइम मिनिस्टर किसान योजना भी शामिल थी। इन सभी योजनाओं को इसमें मर्ज कर दिया गया है और एक सिंगल स्कीम प्राइम मिनिस्टर धन धान कृषि योजना के बैनर के नीचे सभी को चलाया जा रहा है। इसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये किसानों को हाई यील्ड वैरायटीज़ के सीड्स प्रोवाइड करेगा, बायो फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करेगा और मैकेनाइज्ड टूल्स देगा जिससे कि किसान बेहतर तरीके से सॉविंग कर सके। फिर उसके बाद सिंचाई करने की जब समय आएगा तो उसके लिए ज़रूरी होगा ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम जिससे कि जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसका बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सके। सब्सिडीज़ के रूप में जो दी जा रही हैं, जैसे हमारी फ्यूल सब्सिडी है, इसके अलावा फर्टिलाइजर सब्सिडी है, वो प्रोवाइड करते रहा जाएगा और किसान क्रेडिट के माध्यम से लोन भी दिया जाएगा। विलेज और ब्लॉक लेवल पर स्टोरेज के लिए वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे जिससे कि जो अनाज है वो कम से कम खराब हो, स्पॉइलेज कम से कम हो। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं नॉर्थ बेल्ट में तो वीट और राइस का, पैडीज़ का यहाँ पर सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, लेकिन इसके वजह से सॉइल के जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो लगातार कम होती जा रही है। तो इसको डाइवर्सिफाई करना है। हाई यील्ड जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं जैसे कि पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको ग्रो करना है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और वाटर सेविंग इरिगेशन प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट करना है। इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए किसान विज्ञान केंद्रों में और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में फ्री वर्कशॉप दिया जाएगा फार्मर्स को और ग्लोबल एक्सपोजर कराया जाएगा। 500 जो फार्मर्स होंगे इनको ट्रेनिंग बाहर दिया जाएगा दूसरे देशों में, जैसे कि इजराइल में ड्रिप इरिगेशन प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जापान की प्रिसाइज्ड फार्मिंग है, इसी तरीके से नीदरलैंड की ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी पे जो काम हो रहा वो। फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इसमें काम किया जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के साथ साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट कर रही है। तो यूपीएससी हो सकता है इस पे क्वेश्चन इस बार फ्रेम कर दे।
अगला जो टॉपिक है हमारे पास वह है पब्लिक डेट इन इंडिया। देखिए पब्लिक डेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है राइट फ्रॉम 2003। इसके लिए एक सोचिए एक गवर्नमेंट द्वारा एक एक्ट भी पारित किया गया था जिसका नाम था FRBM एक्ट, जिसका नाम था फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, 2003 से चल रहा है। तो तब से ही हमारी जो देश की सरकारें हैं उनका फिस्कल जो हेल्थ होती है देश की उस पर लगातार निगाह रहती है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, एक काउंसिल बनाई गई है। उस काउंसिल का नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा चेयर की जाती है और इसमें डिफरेंट रेगुलेटर्स के हेड इसके मेंबर्स होते हैं, जैसे कि RBI, सेबी, PFRDA, IRDA। तो ये बेसिकली ये जो काउंसिल है ये मॉनिटर करती है इंडिया के फिस्कल हेल्थ सिस्टम को। तो इसी में से ही RBI ने एक बायएनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करी है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से इंडिया का पब्लिक डेट इस समय काम कर रहा है या क्या इसका स्टेटस है। तो इन्होंने बताया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक 6.5% के जो रेशियो से ग्रो कर रही है, जो कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड को शो करता है। इसके अलावा जो फिस्कल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम में जो GNPA था और NPA है, नेट NPA है, वो लगातार कम होता जा रहा है। इन्फ्लेशन ट्रेंड्स हैं वो भी हमारे अंडर जो टारगेट्स हैं वो हैं, जैसे कि हमारे RBI ने CPI इन्फ्लेशन टारगेट 2% से लेकर 6% तक का टारगेट किया है। तो ये इस समय 2.8% चल रहा है, जो कि मतलब अंडर कंट्रोल है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चुनौती की बात है वो है इंडिया का राइजिंग पब्लिक डेट। पब्लिक डेट क्या होता है? पब्लिक डेट का मतलब है कि सरकार का कर्जा। तो सरकार का कर्जा में कौन कौन शामिल होता है? सारी गवर्नमेंट जो बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा पब्लिक सेक्टर जो बॉडीज़ होती हैं ये इसमें शामिल होती हैं। इनको लोन कहाँ से मिलता है? इनको दो तरीके से लोन मिलता है। पहला लोन तो इंटरनल लोन होता है, इंटरनल डेट होता है, जो देश के अंदर से ही मार्केट से या फिर नॉन मार्केट बॉडीज से लिया जाता है। और दूसरा लोन जो होता है वो एक्सटर्नल डेट होता है, जो डिफरेंट एजेंसीज जैसे कि IDA, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब से लिया जाता है। भारत का पब्लिक डेट इस समय लगभग 95% चल रहा है, जिसमें से लगभग 58% के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है और लगभग 22 से 23% के करीब स्टेट गवर्नमेंट का डेट है। बाकी पब्लिक सेक्टर जो अन्य बॉडीज़ हैं उनका डेट है। तो इसमें भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो डेट है वो इंटरनल डेट है, लगभग 96.59% इंटरनल डेट है, और जो बाहर से विदेश से जो लिया गया लोन है वो लगभग 3.4% है। पब्लिक डेट के सबसे बड़ी चीज़ है कि इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है। UPSC अक्सर पब्लिक डेट का इम्पैक्ट पूछ लेता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर डेट ज़्यादा रहेगा तो हाई इंटरेस्ट पे हमें फर्दर लोन मिलेगा। फिस्कल स्पेस हमारे लिमिटेड होंगे, वी हैव लिमिटेड स्कोप टू एक्सपेंडिचर ऑन द सोशल सेक्टर। इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। क्राउडिंग ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अब जो हमारे यहाँ FDIs आ रहे हैं उनको लगेगा कि ये देश के अंदर पब्लिक डेट ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, उनका ट्रस्ट इंडिया के मार्केट से ख़त्म होगा और वो अपना यहाँ से FDI क्राउड आउट कर लेंगे, बाहर लेके चले जाएंगे। देखिए इसके रीज़न क्या है पब्लिक डेट के इंडिया में। तो पब्लिक डेट का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है इंडिया का लगातार बढ़ता हुआ फिस्कल डेफिसिट। देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? ये टोटल घाटा होता है सरकार का, और इसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट बोरो करती है, लोन बोरो करती है। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम मार्केट। तो इस समय इंडिया का जो ये फिस्कल डेफिसिट है वो 15.77 लाख करोड़ रुपीज़ है। इसको एस्टिमेट किया गया था 15.69 लाख करोड़, उससे भी 80,000 करोड़ ज़्यादा जो घाटा वो ज़्यादा बढ़ गया है। हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मीन्स कि अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर इस समय हमारा 46.56 लाख करोड़ हो रहा है, उसमें से 36 लाख करोड़ ओनली ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे हो रहा है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे भी कमिटेड जो हमारे एक्सपेंडिचर है, जैसे कि सब्सिडीज़ हो गई, हमारी कमिटेड एक्सपेंडिचर होती हैं, फूड सब्सिडीज़ हो गई, फर्टिलाइजर्स हो गई, फ्यूल पे सब्सिडीज़ जो दी जा रही हैं, सैलरी हो गई, पेंशन्स हो गई, तो इस पे मैक्सिमम आउटगो हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हो रहा है। मीन्स कोई कैपिटल जनरेट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है उसको लगातार किए जा रहे हैं। फिर पैंडमिक टाइम पे देखते हैं तो कोविड के समय पर चूँकि सोशल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ा देश को,
सरकारों को। इसलिए जो पब्लिक डेट था वो उस कारण से भी बढ़ा है। क्या वे मतलब क्या रास्ते हैं पब्लिक डेट को कम करने के लिए, क्या मेजर्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये मेजर है कि जो हमारा फिस्कल हेल्थ है उसको हम इम्प्रूव करें। इंडियन गवर्नमेंट ने 49% से लेकर 51% तक का टारगेट रखा है मार्च 2031 तक कि फिस्कल डेफिसिट इसके अंडर में लेके आना है। उसी तरीके से जो डेप्ट मैनेजमेंट करना होगा, बॉन्ड स्विचिंग करनी होगी। कैसे करेंगे? तो ये जो अभी शॉर्ट टर्म्स जो बॉन्ड्स हैं उनको इनकी स्विचिंग करनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, जिससे कि हम जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है उसकी जो दर है वो कुछ कम आ सके और सरकार पे बोझ कम आ सके। फिर जो हमारी सब्सिडी चल रही है उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा और टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एलपीजी के जो सब्सिडीज़ को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा पहली स्कीम चलाई गई थी। उसी तरीके से जीएसटी कंप्लायंस की ड्राइव जीएसटी एक्ट के थ्रू किया गया है। जैसे इनवॉइसिंग की जा रही है, एआई बेस्ड एनालिटिक्स की जा रही है। तो ये कुछ मेजर्स हैं जिनके माध्यम से पब्लिक जो डेट है उसको कम किया जाना है। एक लीगल फ्रेमवर्क है पब्लिक डेट के लिए। भारत ने 2003 में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट पेश किया था। अभी जैसे मैंने बताया, इसका जो टारगेट था वो ये था कि किसी भी हालत में जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 60% से ज़्यादा नहीं होने देना है। इस 60% में 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का होना है और 20% स्टेट गवर्नमेंट का होना था। तो इन माध्यमों से जो सरकारें हैं वो पब्लिक डेट को कम करने की कोशिश कर रही हैं। मैं होप कर रहा हूं कि ये दोनों टॉपिक, पहला प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरा जो पब्लिक डेट है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर यूपीएससी में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद।